दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। दोस्तों, कितनी लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हमारे देश के भीतर एक जवान सीमा पर अपने जीवन का बलिदान दे करके चला जाता है या फिर वो कहीं नक्सली हमले का शिकार हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमारे देश में जो स्थिति पैदा होती है वो वास्तव में शोचनीय है, वास्तव में विचारणीय है। उस पर कहीं ना कहीं हम सभी को चिंतन करना चाहिए, उस पर मनन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन इस देश के अंदर अधिकार केवल अपराधी तत्वों को ही दिए जाते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ, आप सभी से जो संवाद करने जा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ की घटना को लेकर के है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे 23 जवान शहीद हो चुके हैं और इस वक्त में फ़िलहाल भी ऑपरेशन चल रहा है। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 30 के करीब जवान अभी घायल है। और इसके अलावा जो सबसे चिंताजनक बात है वो दोस्तों ये है कि करीबन 15 जवान हमारे अभी लापता है। और दोस्तों, ये पूरी घटना हुई ये जोनोगुड्डा इलाके में हुई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो त्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये हमारे लिए बड़ी विचारणीय और गंभीर बात है कि हमारे जवान लापता हो जाते हैं, लेकिन हम अपने मौज मस्ती में और ख़ासतौर पर भारत की मीडिया जो इस वक्त में संवेदनहीन चेहरा सामने आ रहा है, जिस तरीके से बड़ी घटना घटित होने का एक इंतज़ार किया जाता है, एक कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट पहले इस तरह की तैयार की जाती है कि कोई घटना हो और फिर हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ें, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके एक ऐसी स्क्रिप्ट को पढ़ें जिससे एक दर्शक अट्रैक्ट हो। यानी कि आप समझ सकते हैं, जब देश के भीतर इस तरह का माहौल पैदा हो, इस तरह का माहौल तैयार कर दिया जाए कि घटनाओं से पहले या घटनाओं के बाद इस तरह की स्क्रिप्ट तैयार की जाने लगे पहले से ही कि यदि ये घटना हो जाती है तो हमें किस तरीके से इसे प्री प्लान्ड इसे हाईलाइट करना है, अपने चैनल को बढ़ाना है। जब दोस्तों घटनाएं मनोरंजन का साधन बन जाए तो उस देश की स्थिति वास्तव में समझ सकते हैं आप कि कितनी दयनीय स्थिति हो। और इसी का फ़ायदा देश विरोधी तत्व लगातार उठाते हैं, लगातार हमारे जवानों को शहीद करते हैं, लगातार हमारे वीर जवान शहादत पा जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिलगोट गांव के पास एक दुर्दांत जो नक्सली था उसकी तलाश में हमारे जो जवान थे, जो सीआरपीएफ के जवान थे, इसके अलावा जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस थी या कोबरा कमांडोज़ की जो दस्ता था, जो टीम गई थी वहाँ पर हिडमा नाम के उस उग्रवादी की तलाश में गई थी, उस नक्सली की तलाश में गई थी, जिस पर 25 लाख का इनाम है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, और उस 25 लाख के इनामी नक्सली ने देश के न जाने कितने घरों को, कितने परिवारों को बर्बाद किया है अभी तक। और उसके पीछे कई राज्यों की पुलिस हाथ धो करके पड़ी हुई थी, जो इन सारे इलाके में, इन पूरे इलाकों में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ जहाँ पर भी भारत के अंदर नक्सलवाद है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जैसे ज़िले हो या फिर महाराष्ट्र के अंदर नक्सलवाद है या फिर जहाँ पर बंगाल जैसे स्टेट्स में भी जिन जिलों के अंदर नक्सलवाद है, उनको पुष्पित और पल्लवित कहीं ना कहीं इस तरह के ही लोग कर रहे थे। और इसी तरह के लोग मानवता के शत्रु है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले दोस्तों 12 बजे के करीब ये पूरा दस्ता तलाशी पर निकला था। इस दस्ते में लगभग 2000 के करीब जवान थे। और जैसे ही शनिवार के दिन ये दस्ता वापस लौटता है अपने अपने स्थानों पर, जैसे ही जवान लौटते हैं उसी दौरान इस पूरे दस्ते पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है, अंधाधुंध गोली चलाई जाती है, जिसमें निर्दोष जवान मारे जाते हैं और इनके जीवन का अंत हो जाता है। बहुत ही विचारणीय और बहुत ही दुखद आज ये घटना है दोस्तों। इसको बताते हुए, इस पर संवाद करते हुए अत्यंत पीड़ा का अनुभव दोस्तों मुझे हो रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नारायणपुर में गत 23 मार्च को ही दोस्तों एक और ऐसा ही नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए थे सीआरपी के। यानी कि सीआरपी एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा शहादत पाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो सुविधाओं के मामले में इस फोर्स को कहीं भी स्थान नहीं दिया जाता। सुविधाओं का जिस तरीके से अभाव है, जिस तरीके से ये फोर्स विषम परिस्थितियों में देश की सेवा करती है,
वो वास्तव में इसके त्याग, इसके समर्पण, इसके धैर्य, इसके शौर्य को मैं सलाम करता हूँ। इसके जज्बे को कहीं ना कहीं हम सभी को भी नमन करना चाहिए। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण वे हमले आप सभी के सामने बताना चाहता हूँ जिनमें काफ़ी अधिक संख्या में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद हुए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 अप्रैल 2010 को बाड़मेटला में दोस्तों नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। 76 परिवार एक तरीके से बर्बाद हो गए थे। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 मई वर्ष 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में दोस्तों 30 से अधिक जवान सीआरपीएफ के मारे गए थे। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं यदि मैं यहाँ पर वर्णन करने लगूँ तो एक के बाद एक असंख्य घटनाएं ऐसी हमारे सामने आ जाएगी। दोस्तों, इन घटनाओं के द्वारा मैं केवल आप सभी को इतना ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर घटनाएं होने का एक इंतजार किया जाता है, घटनाओं की श्रृंखला बन जाती है, उसके बाद राजनीति की श्रृंखला बनती है, उसके बाद आश्वासन की श्रृंखला बनती है, लेकिन उसके बाद जो नतीजा निकलता है वो अत्यंत दुखद निकलता है, क्योंकि राजनीति से ही मुद्दा शुरू होता है और राजनीति पर आकर के ही थम जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त में हमारे देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त में असम के दौरे पर है और उन्होंने ये घोषणा की है कि वो अपना दौरा छोड़ करके, यानी अपनी 2 रैलियाँ छोड़ करके इस घटना के बाद वो वापस आ रहे हैं। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि नक्सली को अब बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि अब नक्सलियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के बयान तो आते रहते हैं, लेकिन वो कार्रवाई धरातल पर क्या होती है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। और दोस्तों, ये नक्सलवाद की वजहों पर बात किया जाए, नक्सलवाद की जो जड़ है उस पर बात की जाए तो वो अत्यंत गंभीर समस्या है। दोस्तों, जो नक्सली है कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा है वो आज भी यही है कि वो एक खुद की ही सत्ता आज भी स्थापित करना चाहते हैं देश के अंदर। आज भी वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, आज भी लोकतंत्र को वो एक धब्बे की तरह लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर भी कम्युनिस्ट, जो चाइना का जो कम्युनिस्ट शासन है उसकी तरह का शासन स्थापित यहाँ पर हो। और जो अधिकतर दोस्तों ये जो यहाँ नक्सलवाद की समस्या है वो आदिवासी इलाकों में ज़्यादा है, उन इलाकों में ये समस्या ज़्यादा है जहाँ पर अधिकांश वर्ग पिछड़ा वर्ग है, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। दोस्तों, हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने 48,877 किलोमीटर की जो रोड नेटवर्क है वो इन इलाकों में 2022 तक बिछाने की योजना बनाई है। लेकिन जो योजनाएं, कुछ योजनाएं सरकार बनाने का प्रयास करती है, कहीं ना कहीं ये नक्सली, ये दुर्दांत, मैं इनको दोस्तों अपराधी कहूँगा, आतंकवादी कहूँ या क्या कहूँ, मेरे पास मेरी शब्दावली में आज शब्द नहीं आ रहे हैं। ये दुर्दांत उन सारी योजनाओं पर पानी फेरने का दोस्तों प्रयास करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंगाल के नक्सलबाड़ी में वर्ष 1967 में सबसे पहले इसका जन्म हुआ, इस नक्सलवाद की समस्या का जन्म हुआ। और नक्सली इस बात को मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो देश के अंदर नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों अभी बताया भी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चारू मुजुमदार, जिनका जन्म दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी में हुआ, और कानू सान्याल जो कि नक्सलवाद के जनक माने जाते हैं, जिनका जन्म दार्जिलिंग में हुआ। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों वो नेता हैं जिन्होंने बंगाल की भूमि से नक्सलवाद को शुरू किया। नक्सलवाद की जड़ों को ये पूरे देश के अंदर धीरे धीरे फैलाते चले गए। और ये वो लोग रहे जिनका काफ़ी लंबे समय तक देश की कम्युनिस्ट पार्टी से भी इनका संबंध रहा, इनका संपर्क रहा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो चारू नाम के जो नेता है दोस्तों, इन्होंने वर्ष 1967 में दोस्तों, वर्ष 1969 में दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ऑल इंडिया कॉरपोरेशन ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस की यहाँ पर एक संगठन की दोस्तों इन्होंने स्थापना की 1969 में। और इसके अलावा जो दोस्तों कानू, जो दूसरे जो नेता है दोस्तों यहाँ पर कानू सान्याल, उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री को काला झंडा तक दिखाया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की
मुक्त विचारधारा से ये लोग निकले हुए हैं और किस तरह से इन्होंने बंगाल को तार तार किया और उसके बाद इनका नेटवर्क पूरे देश के अंदर फैलता चला गया। इन्होंने इस तरीके के एक वर्ग को, एक खास वर्ग को टारगेट किया, उस वर्ग को टारगेट किया जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित था, मूलभूत सुविधाएं जिन्हें नहीं मिल रही थी। उनके कंधों पर बंदूक रख करके इन्होंने ये बहाना बनाया कि हम देश के अंदर और अपने समाज के अंदर इन लोगों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं, इनके जीवन को सशक्त बना रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी उस बात पर, कभी उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जो उन परिवारों के साथ इनके कारण खड़ी हुई, जिनके परिवार इन लोगों के कारण उजड़ गए, जो निर्दोष लोग इनके कारण मारे गए। दोस्तों, इस तरह के हमलों में मानवता का ही विनाश होता है। दोनों तरफ से मानवता ही शर्मसार होती है। कहीं ना कहीं सरकार को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, गंभीरता से इस समस्या पर चिंतन करने की दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आवश्यकता है। तभी जाकर के इस तरह की समस्या से निजात पाया जा सकता है। अन्यथा आए दिन इस तरीके से ही जवान अपनी शहादत देते रहेंगे और हम फिर वही एक बयान देने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि आतंकवाद और नक्सलवाद देश से ख़त्म हो जाए, लेकिन वो ख़त्म हो नहीं पाएगा। इसके लिए ज़रूरत है एक सशक्त और मजबूत विचारधारा की और इच्छा शक्ति की। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में